मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज के इस नए लेक्चर में नए टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है लेकिन लेंदी भी है, और सबसे बढ़िया बात ये है इस चैप्टर में कि ये चैप्टर के बारे में हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और उसी में जो पढ़े हैं, जो थियरी, जो कॉन्सेप्ट, जो छोटी छोटी बातें हम करंट के बारे में पढ़े थे, वही सारी बातें इसी चैप्टर में हमें फिर से पढ़नी है। और उसके साथ साथ थोड़ा चेंज करंट के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम कहेंगे उसके बारे में पढ़ना है, और थोड़े से डेरिवेशन भी हमें करने हैं। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं करंट क्या होता है, करंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट है तो इसका मतलब है चार्ज है, चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं चार्ज क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर सेकेंड चैप्टर में हम चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि चार्ज की कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज की वेलोसिटी क्या है, कितना वोल्टेज वो कवर करता है, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब बात आई थर्ड चैप्टर में चार्ज को पढ़ना है, लेकिन अब चार्ज को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज पहला लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इसी में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आप थोड़ा ये समझ लो चार्ज पार्टिकल को हम किस तरह से समझ सकते हैं। मान लो कि हमारे पास है चार्ज पार्टिकल तो जानते हैं ना, दो चार्ज पार्टिकल है, Q प्लस Q माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये दो चार्ज पार्टिकल हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, कैसे है, एट रेस्ट, मतलब चार्ज पार्टिकल को हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक अगर रेस्ट है तो रेस्ट पे जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम बोल सकते हैं। अगर फर्स्ट और चैप्टर में हमने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद आ गया? हाँ सर, सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़े थे, उसी में अलग अलग टॉपिक आए थे। अब अगर यही चार्ज पार्टिकल अगर एट मोशन में आ जाए, मतलब ये अगर मोशन में है तो फिर इसे बोलेंगे करंट, मतलब विद्युत प्रवाह जो मोशन में है। चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ है, मतलब एक्सेलरेट हो रहे हैं, इस तरह का जो पढ़ना होगा उसे हम कहेंगे करंट। लेकिन इसके भी दो पार्ट है, इसको दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक पोर्शन है इसका कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट मोशन है तो उसे कहेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर कांस्टेंट मोशन है तो। लेकिन अगर वेरिएबल मोशन है, क्या है, वेरिएबल मोशन है तो चेंज हो जाएगा। वेरिएबल मोशन मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, पहले 2 की स्पीड, फिर 4 की स्पीड, फिर 8 की स्पीड, एक्सेलरेट हो रहा है अगर चार्ज पार्टिकल, तो ये पार्ट बन जाएगा, ये फील्ड बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 और 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है, उसमें चार्ज पार्टिकल चेंज होगा, अपनी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ उसमें वर्क डन होगा, ऊर्जा क्रिएट होगी, ये सारी चीज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ना है तो इसके लिए
चार्ज पार्टिकल का मोशन होना जरूरी है, करेक्ट। मोशन वो भी कैसा, कांस्टेंट मोशन होना जरूरी है। मतलब यहाँ चार्ज पार्टिकल जो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया से या तो कोई भी वायर से या तो किसी भी जगह से फ्लो हो रहे हैं, वो भी कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? नोट डाउन करते जाना, ये बहुत जरूरी चीज है। मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स को डीपली समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की पढ़ाई कर रहे हो। चार्ज पार्टिकल को मोशन में आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ मोशन दो प्रकार के हैं, एक कांस्टेंट मोशन और दूसरा वेरिएबल मोशन। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ चुके हो। 11th में आप वेलोसिटी वाला चैप्टर 3rd और 4th पढ़े हो, जिसमें आपको बताया गया था कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसे कांस्टेंट मोशन कहेंगे, और वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम वेरिएबल मोशन बोल रहे थे। समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा बहुत याद करो। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसी में ये वेरिएबल मोशन और कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और अगर चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर कांस्टेंट मोशन है तो, और वेरिएबल मोशन है तो। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये समझ में बेटा। और अगर चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करें हम, तो चार्ज पार्टिकल दो प्रकार के हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हम माइनस चार्ज लेते हैं और प्रोटॉन की हम प्लस चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में और 2 में, बहुत बार इसका यूज भी किया है। आइए अब करंट किसे कहेंगे, करंट किसे कहेंगे, तो करंट को हम सिंबॉलिकली आई लिख सकते हैं। तो करंट किसे कहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से करंट। करंट का सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया हमारे पास आई, क्या होगा सिंबल आई। और दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा, क्या लिखा है, फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फ्लो क्या, कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज, मतलब क्यू। तो चेंज हो रहा है, फ्लो हो रहा है तो चेंज भी हो रहा है, तो डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू किसके साथ, टाइम के साथ, तो डेल्टा क्यू, ये वो फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, Q/T, ठीक है। तो अगर चार्ज का अगर आप यूनिट देखो तो चार्ज का यूनिट है कूलम, क्या है, कूलम, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो ये हमारा हो गया यूनिट कूलम पर सेकंड, क्या हुआ, कूलम पर सेकंड। और इसी को एक और नाम भी दिया हुआ है, एम्पियर। क्या नाम दिया है, एम्पियर। और ये हमारे जो एसआई यूनिट है, फंडामेंटल 7 एसआई यूनिट है, उसमें से एक है एम्पियर, इसमें से एक है ये एम्पियर। आपको याद होगा करंट के लिए स्पेशल एम्पियर, ये भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, एसआई सिस्टम, समझ आया। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप क्वेश्चन करोगे, अगर करंट आपने फाइंड आउट किया है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट एम्पियर भी लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो ये नोट डाउन कर लो। आगे हम देखते हैं क्या क्या इसमें है, पढ़ना क्या सीखना है, और उसके बाद हम इसी के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे कि नीट पर JEE में कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। कर लिया नोट डाउन? फटाफट नोट डाउन करते जाओ बेटा, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। इसको हम बड़ी डीप में नहीं जाएंगे, थियरिटिकली कम पढ़ के क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे ही चैप्टर्स नीट और जी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है इसमें से। समझ आ रहा है? हो रहा है नोट डाउन? जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहना है।
टाइम पास नहीं करना है, नोट कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल बारे समझे। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चार्ज मोशन में है तो दो तरह के फील्ड बन जाएंगे, एक अगर कांस्टेंट मोशन है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा वेरिएबल मोशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। करंट किसे कहेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हो गया डेफिनेशन। ये उसका सिंबल है आई, और अगर फॉर्मूले के रूप में लिखा जाए तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, उसको क्यू बाय टी भी आप लिख सकते हैं। यूनिट की बात करें तो कूलम पर सेकंड, और उसका ऐसा यूनिट है मतलब फंडामेंटल 7 यूनिट में से एक एम्पियर, ठीक है। ओके चलो मिटा दे रहा हूं मैं। दूसरी बात, दो फॉर्मूले बड़े अच्छे हैं, छोटे से हैं, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसको हम आई लिखते हैं, आई करंट, आई एवरेज, आई एवरेज, आई एवरेज का एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। फिर से यहाँ लिखते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या होगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। मतलब इसको अगर थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया जाए, क्लियरली डिटेल में देखा जाए तो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये हो गया एक फॉर्मूला हमारा, जिसको आप बड़ा अच्छा याद रखना है। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। दूसरा है एक फॉर्मूला हमारे पास, आई इंस्टेंटेनियस, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे अगर हमको देखना है, एग्जैक्ट टाइम पे अगर करंट फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा dq बाय dt। क्या बनेगा? dq बाय dt। एग्जैक्ट उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे अगर ये देखना है तो ये फॉर्मूला का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया दोनों क्वेश्चन? अगर ये दोनों चीज समझ में आ गई है तो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ चार्ज फ्लो फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया, then find I average and I instantaneous in time interval 0 to 3 second if q is equal to t square plus 2t plus 5। ठीक है, हमको चार्ज दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ चार्ज फ्लो फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शन, देन फाइंड द एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज आई एंड एवरेज I instantaneous in time interval 0 to 3 second if the q is equal to t square plus 2t plus 5। मतलब हमें q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? q। अब फाइंड आउट क्या करना है? I एवरेज, पहले क्या दिया हुआ है लिख ले, दिया हुआ है हमें q, कितना दिया हुआ है? t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ठीक है। दूसरा हमें टाइम कितना दिया हुआ है, मतलब 0 से 3, क्या दिया है? 0 से 3, मतलब शुरू हो रहा है t1 कितना है? 0 सेकेंड। दूसरा t2 क्या दिया हुआ है? 3 सेकेंड, ठीक। और फाइंड आउट क्या करना है? I एवरेज और दूसरा
आई इंस्टेंटेनियस एस लिख देते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फटाफट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आई इंस्टेंटेनियस और आई दोनों हमें करना है एवरेज, दोनों फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? फटाफट क्वेश्चन लिख लो बेटा। अगर क्वेश्चन लिख लिया है तो हम दोनों फॉर्मूला का यूज करके देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं आई इंस्टेंटेनियस। फॉर्मूला क्या है उसका? dq बाय dt। ठीक है, dq बाय dt अगर दिया हुआ है तो d ऑफ q, q कितना है? d बाय dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक, अब इसका अगर हम डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा? 2t प्लस 2। समझ में? अब कौन से टाइम पे फाइंड आउट करना है ये अगर हम पता हो, मान लो कि हमको दिया हुआ है एट 3 सेकेंड। कब फाइंड आउट? एट 3 सेकेंड। 2 सेकेंड भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है। तो अगर 3 सेकेंड पे दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2t प्लस 2 जो है, इसमें जो t है यहाँ पर क्या लिख देना है? 3। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 प्लस 2, क्या होगा? 6 प्लस 2 8 एम्पियर करंट का यूनिट। समझ में आ रहा है? क्या होगा? 8 एम्पियर। अगर यहाँ देखा जाए तो 8 एम्पियर, ये हो गया हमारा करंट का यूनिट। समझ में आ रहा है बेटा? ये 3 सेकेंड। अगर ऐसा आपको बोल दिया है कि ये 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? ये t यहाँ जो 3 लिखा है उसको क्या हो जाएगा? 2 2 टू जा 4 और 2 यहाँ 6 हो जाएगा। समझ? ऐसे अगर 1 सेकेंड बोला है तो यहाँ 2 के बदले क्या कर देना है? 1। 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, यहाँ 4। मतलब जो आपको बोला है वही हम आप यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अब रही बात एवरेज की, तो आई एवरेज कितना होगा? Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है? अब Q2 माइनस Q1 दोनों अलग अलग तो दिए नहीं, अब क्या करेंगे? अगर दोनों अलग अलग नहीं दिए हुए हैं तो Q2 मतलब लास्ट वाला कब है? 3 सेकेंड में। Q एट 3 सेकेंड माइनस फर्स्ट वाला क्या है? 0, मतलब Q एट 0 सेकेंड डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब Q एट 3 सेकेंड क्या होगा बेटा? Q क्या है हमारा? t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अगर ये Q है हमारे पास तो Q को 3 सेकेंड में करेंगे तो क्या होगा? Q एट 3 सेकेंड क्या होगा हमारा? यहाँ 3 रखना है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, क्या होगा? 9 प्लस 6 प्लस 5 कितना होगा? 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20 एम्पियर। ठीक है, अब सेम इसी तरह से अगर हम 0 सेकेंड पे Q को देखें, ये पूछ दूँ बेटा, रख किया जाए इसको, नोट डाउन हो गया है, कर लो नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन कर लो। अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो ये इंस्टेंटेनियस वाला नोट डाउन कर लिया है तो यहाँ पर देखो आप एवरेज फाइंड आउट करना है, उसमें 3 सेकेंड पे हमने Q देख लिया है। अब Q एट 0 सेकेंड क्या होगा? तो मतलब सबसे पहले t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 0 प्लस 5 कितना हुआ? ओनली 5 कूलम। क्या हुआ? ओनली 5 कूलम। और यहाँ कितना हुआ था? 20 कूलम। ठीक है, अब एवरेज आई एवरेज Q2 कितना मिला हमें? 3 सेकेंड वाला 20 माइनस
Q1 कितना मिला 5, टाइम कितना है फाइनल टाइम 3 माइनस 0, समझ में। अब क्या होगा 15 डिवाइड बाई 3 मतलब क्या होगा 5 एम्पियर हमें एवरेज करंट मिल रहा है। मान लो हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये है मान लो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया में से अगर करंट इस तरह से जा रही है तो 0 से लेकर 3 सेकंड में, 0 से लेकर 3 सेकंड में यहाँ पर टोटल 5 एम्पियर एवरेज करंट फ्लो हो रहा है। मतलब 0 सेकंड पे कुछ होगा, 1 सेकंड पे कुछ होगा, 2 सेकंड पे कुछ होगा और 3 सेकंड पे कुछ, लेकिन तीनों का अगर एवरेज मिलाया जाए तो 5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। समझ आया बेटा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो अच्छे से। और एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा ही क्वेश्चन थोड़ा अलग से। यहाँ एवरेज में ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला पहले Q फाइनल मतलब 3 सेकंड पे, फिर Q इनिशियल सेकंड 0 सेकंड पे, और T2 माइनस T1 मतलब 3 माइनस 0। ठीक, पहले 3 सेकंड वाला काउंट किया 20 कूलम मिला, फिर 0 सेकंड वाला काउंट किया, वहां से कितना मिला 5 कूलम मिला, फिर दोनों को रख दिया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। मैथ्स जिसका कच्चा है वो ध्यान से देख लेना, प्लस माइनस में गलती मत करना। मिटा दे, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट मिटा देते हैं। फिर चलो बाद में पॉज करके लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब शुरू हो रहा है चैप्टर। अभी से बड़े क्वेश्चन करेंगे तो लोग डर जाएंगे, कितना बड़ा चैप्टर है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। छोटे हैं लेकिन बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ I is equal to t square plus 1, I is equal to t square plus 1, if I current flowing through cross section area, क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, एरिया बिटवीन टाइम पीरियड 0 to 3 seconds, then find charge flowing through cross section area and also find the number of electron, दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। सबसे पहले दिया हुआ क्या है देख लो, दिया हुआ है I is equal to t square plus 1। क्या दिया हुआ है, I square is equal to t square plus 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है कितना 0 सेकेंड, t2 दिया हुआ है कितना 3 सेकेंड, और फाइंड आउट क्या करना है हमें q। इससे अगले वाले क्वेश्चन में हमको q दिया हुआ था और हमने क्या फाइंड आउट किया था I। क्या दिया हुआ था, q दिया हुआ था और हमने फाइंड आउट किया था I। अब इसमें क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है q। एट 3 सेकेंड, चलो उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को। मतलब
तीनों का अलग अलग ढूंढे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, उससे एट 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड पे कितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस की बात आ गई, एट 3 सेकंड एग्जैक्ट 3 सेकंड पर ही, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq by dt। अब q फाइंड आउट करना है, क्या करना है, q फाइंड आउट करना है dq। तो पहले सबसे पहले dq को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ dq इज इक्वल टू आई इंटू dt। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला पे आगे हम काम करेंगे। अब Q हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन, dq इंटीग्रेशन I इंटू dt, ठीक है, I इंटू dt, समझ आ रहा है। अब हमारे पास देखा जाए तो I दिया हुआ है, तो dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में t स्क्वायर प्लस 1 और dt। अब कहाँ से टाइम शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, तो टाइम शुरू हो रहा है 0 से और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 3 सेकंड पे। मतलब ये होगी हमारी लिमिट कि कहाँ से फाइंड आउट करना है, 0 सेकंड से लेके कहाँ तक, 3 सेकंड तक। तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, और यहाँ पर 2 है, वेरिएबल है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, t दिया हुआ है, तो क्या होगा, इसका होगा 2t। t स्क्वायर का क्या होगा, t स्क्वायर का क्या होगा, याद करो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ्स में आता है, भूल गए क्या। मतलब अगर इंटीग्रेशन करना है तो एक आपका बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, एक आपकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा dq डिवाइड बाय जितनी पावर है वो नीचे 3 और यहाँ प्लस 1। अब 1 का क्या होगा, क्या होगा, याद करो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का, क्या हुआ, देखो अगर ये 1 है, मतलब 1 को अगर ऐसे लिखा जाए तो d बाई डी टी ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, ऐसा सेपरेट हो जाएगा। 1 क्या होता है, अगर t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t की 0 पावर इंटू डी टी, हमने क्या बोला, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, तो इसका t की 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ होगा t की 1 डिवाइड बाई 1, ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व। अब इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाए तो t कब बोला है, अगर 3 सेकंड पे, अगर इसको पूरा देखा जाए तो ऐसे होगा ये कि ऊपर 3 नीचे 0, ऊपर 3 नीचे 0, लिमिट हो गई। अगर डिवाइड बाय 3 प्लस 3 की 1 डिवाइड बाय 1, ये पूरा माइनस, अब 0 पे 0 की 3 डिवाइड बाय 3 माइनस प्लस 0 की 1 डिवाइड बाय 1, ये हुआ हमारा। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, डिवाइड बाय 3, कट हो गया, ऊपर प्लस 3 बाय 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस 0। अब ये क्या हुआ, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 और ये माइनस 0, क्या हुआ 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 क्या फाइंड आउट करें, क्यू 12 कूलम, ये हुआ हमारा आंसर, क्या हुआ 12 कूलम। समझ में आ रहा है, तो मतलब ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई दिया हुआ है और क्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा।
और इसमें हम एवरेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एवरेज में आप 0 और 3 का अलग अलग कर लो, दोनों को डिवाइड करके माइनस कर लो, पहले 3 और 0 से फाइंड आउट कर लो, फिर माइनस करके आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे फटाफट। ये हमारा छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ चैप्टर के शुरुआत में हो गए और ये क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसका कोई भी वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आ रहा है? आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये जो करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो करंट एक क्वांटिटी है, इसीलिए उसका एक यूनिट भी है। क्या है? एम्पीयर या तो कूलम पर मीटर। तो ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है या वेक्टर है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर स्केलर है या तो अगर वेक्टर है तो क्यों स्केलर या वेक्टर है, क्या कोई और नाम भी है उसका, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट में अगर हम देखा जाए तो पहले ही बात कर दी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे और छोटे मोटे क्वेश्चन उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ये नोट डाउन कर लो फटाफट।